Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So in today's class, we will be going to discuss some of the important questions in our polity section. So without any further ado, let's start today's session. The very first question is about writs. We have taken it from UK. कौन कौन सी होती हैं? हेबस कॉर्पस, मेंडामस, सर्शोरी, प्रोहिबिशन, क्यो, वारंटो. तो ये सारी हो गई, एक दो तीन चार पाँच, 5 रिट्स हो गई हमारे पास. कुओ वारंटो के बारे में पूछा गया है. ये उसकी डेफिनेशन लिख रखी है. इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस. तो ये याद रखना, पब्लिक ऑफिस एंड नॉट अ प्राइवेट ऑफिस. इट कैन बी सॉट बाई एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन. सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर इज बोथ 1 and 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, अमृत धरोहर स्कीम एंड मिस्टी स्कीम. ये दो स्कीम थी, ये आई है मिस्टी स्कीम. सो इट इज़ रिगार्डिंग मिस्टी मैनग्रूव्स और अमृत धरोहर धरोहर किसकी थी? वेटलैंड के. सो देख लीजिए वेटलैंड कौन सा है. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है वेटलैंड्स. प्रमोट वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम. द थर्ड इज रिगार्डिंग सिटीजनशिप पार्ट 2, आर्टिकल्स 5 to 11. आर्टिकल 11 के अंदर बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन has is giving the power to the parliament to legislate on the provisions of citizenship. Constitution do not delineate all the definitions or the future citizenship laws. Only ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि on the commencement of the constitution who will be considered as the citizen of India. बस कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही बताता है और कुछ नहीं बताता. मोड्स ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप, तो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 दिया. उसमें ये सारी चीज़ें, दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप बाई बर्थ. तो इसमें भी 3 चीज़ आ जाती हैं. 1950 से आई थिंक 87 एंड 87 से 2004. बाई डिसेंट 1950 से 1992 आई थिंक, और देन 2004. तो आप पढ़ लेना आराम से जाके. रजिस्ट्रेशन में PIO, OCI, इन सब का चीज़ आ जाता है. नेचुरलाइजेशन में इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर पास्ट 12 ईयर्स, और जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसके 11 मंथ्स प्रायर आप लगातार इंडिया में रह रहे हो, ऐसा कुछ. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर यूनियन ऑफ इंडिया ने इन द फ्यूचर परस्पेक्टिव देर इज़ अ वॉर और देर इज़ एनी अनक्लेम्ड टेरिटरी एंड द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ पोजेसिंग that territory, so it will get included in the territory of India, and the citizens or the persons living in that territory will be considered Indian citizens. तो ये सारे they are the modes of acquiring the citizenship. फंडामेंटल राइट्स बहुत ही आसान है, पार्ट 3 में लिखी गई है. USA से हमने ली है, और 44 से अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी हट गई थी, वो चली गई थी आई थिंक पार्ट 12 300A आर्टिकल में. और क्या बताऊँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में. तो चलो यहाँ क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं. हाउ मैनी ऑफ द अबाउ गिवन फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स. ये आपको मैंने बहुत बार बता रखा है. ये कोई भी बुक में आपको कंसोलिडेट होकर नहीं मिलता है, मैं ये अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ, और मैंने दूसरी वीडियोज़ भी देखी यूट्यूब पे, उस पर भी कोई ज़्यादा बताता नहीं है ये चीज़. हाउ मैनी ऑफ द अबाउ गिवन फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल बोथ टू सिटीजन एंड फॉरेनर्स. तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है, there are some rights which protect us against both citizen citizen or the people, private individuals plus state. एक आपको ये पूरा पैटर्न याद होना चाहिए. और दूसरी चीज़, द फंडामेंटल राइट्स विच आर एक्सक्लूसिवली गिवन टू द सिटीजन्स, तो ये याद होना चाहिए. तो एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन्स 15, 16, 19, 29, 30 एंड आर्टिकल 18 क्लॉज 2. अब ये हमसे पूछ रहा है विच आर गिवन टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स. तो इसमें जो नहीं है वो होंगी इसका आंसर. मैं पर आपको उससे पहले जाने से पहले आपको एक बार ये भी बता देता हूँ, वापस आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ ये. देर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल एज स्टेट्स. 15, 16 नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19, 20 नहीं है, और ये 19 पता है 2024 में ही हुई है, तो याद रखना. 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, 22 नहीं है, 23, 24 है ना. हाँ हो गई. तो ये है. अब देख लीजिए जो इसमें नहीं होगा वो इसका आंसर है. 14 है इसमें, नहीं है. 20, तो 20 भी इसका होगा. 21A भी है. 26
26 भी है, 30 नहीं है। ये क्या बोल रहा है, मैं वापस पढ़ लेता हूँ एक बार। फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल बोथ टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, तो ये हमारे पास सिटीजन्स की हैं बस, ओनली सिटीजन्स की है। तो 14 इसमें नहीं है, होनी चाहिए। 20 होनी चाहिए, 21 है होनी चाहिए, 26 होनी चाहिए, 30 नहीं है। तो सही है, मेरे ख्याल से सही है ये, ओनली 4 आर करेक्ट। वायसरॉय कैनिंग nominated 3 Indians to Central Council, the राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अब मुझे इतना पता है कि ये 3 तो थे, पर ये वायसरॉय कैनिंग था या नहीं पता है, बट मेरी इंट्यूशन कह रही है कि सही होगा। ठीक है। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो ये तो मुझे पर्टिकुलर पता है कि यस, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये चीज़ हुई थी। 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी हमारे पास, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, वी डी सावरकर जी। तो वायसरॉय कैनिंग थे यानी ये, एक बार आप प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आपको गलत नहीं बताना चाहता मैं। देखो 1857 की क्रांति जब थी तब तो मुझे पता है कि कैनिंग ही थे। चलो क्रैश होना स्टार्ट हो गया, हमारी लकी चीज़ है ये, तो ठीक है। तो तब तो मुझे पता ही कैनिंग ही थे ड्यूरिंग द लड़ाई ऑफ वॉर ऑफ 1857। बट वो इतने आगे साल रहे होंगे क्या 1861 तक, पता नहीं, लग नहीं रहा, पर आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। Which of the following are generally considered duties of citizenship? So this particular question is not asking us about a specific constitution. This is a general question कि what are considered as a duties of citizenship. So paying taxes, yes. Defending country, yes. Owning property, how it is related to the duties of citizenship. So only 1 and 2. According to B.R. Ambedkar, the head of the ड्राफ्टिंग कमिटी इज़ अ नोवल फीचर। तो नोवल फीचर सबको पता है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोविजंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, इंडस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। येस, सो इंडियन फेडरेशन इज कॉल्ड इंडस्ट्रक्टिबल नेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अंडरस्टूड। और यूएस को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिबल नेशन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो ये याद रखना आप। 9 पे पहुंच जाते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज रिगार्डेड एज सिविल कंटेम्प्ट। दिस इज द डेफिनेशन गिविंग इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ, मुझे नहीं पता कब का साल है, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है ये, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया है। ठीक है। सो विलफुल डिसओबीडियंस को क्या बोलते हैं, सिविल कंटेम्प्ट। और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की भी एक अच्छी सी डेफिनेशन है, मुझे याद नहीं है, पर मेरे सामने आ जाए तो मुझे समझ आ जाता है कि ये सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन है। द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी व्हेन अ प्राइवेट सिटीजन वांट्स टू इनिशिएट अ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन। सो इट इज करेक्ट। एट प्रेजेंट देर इज नो सेपरेट लॉ डीलिंग विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं तो बोल तो रहा हूँ, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है जिसके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों कंटेम्प्ट डिफाइंड है। सो this is incorrect, only 1 is correct. The last question of today. Statement 1, the Fazal Ali Commission accepted the theory of one language one state in principle. ट्रिकी लैंग्वेज है, क्योंकि इन प्रिंसिपल उसने अप्लाई किया था, जैसे उसने मंजूरी तो दे दी थी, मुझे इतना पता है। सो वी हैव 3 लैंग्वेज कमीशंस। द फर्स्ट इज धार, देन कम्स द JVP एंड देन फजल अली। तो ये तो मुझे याद है। अब फजल अली ने अलाउ कर दिया था, मुझे ये भी याद है, इन दोनों ने अलाउ नहीं किया था। बट एज अ प्रिंसिपल गलत लग रहा है, एज अ प्रिंसिपल नहीं बोला था। येस, फजल अली कमीशन हैज़ अलाउड दैट यू कैन क्रिएट द स्टेट्स ऑन द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, बट इन प्रिंसिपल मुझे नहीं लग रहा है इसने अप्रूवल दे दिया था। द कमीशन व्यूड दैट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वॉज अ प्राइम कंसिडरेशन। येस, ये उसने पक्का कहा था कि येस, मैं अलाउ कर रहा हूँ कि वन लैंग्वेज वन स्टेट आप बना सकते हो, बट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वाज अ प्राइम कंसिडरेशन। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए डी। सो होप सो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी, इन पर्टिकुलर वीडियो से आपको नॉलेज गेन हो रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।